Next question. When forces F1, F2, F3 acting on a particle of mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular, then the particle remains stationary. Okay, if F1 is now removed, then the acceleration of the particle is equal to. तो बहुत interesting और simple question है. पहले तो you need to just solve this with the help of diagram. So you need to understand very basic thing. आपके पास तीन फोर्सेस है F1, F2 and F3. इसमें से F1 जो है वो और F2 they are perpendicular. So you have F1, let us say over here, this force is F1. Then you have F2. मान लेते हैं F2 force जो है it is perpendicular to this. This is F2. F2, right? अब F1 और F2 क्योंकि ये perpendicular है, तो resultant will be along the diagonal. तो resultant किसका? F1 और F2 का. तो पहले ये समझ लो कि resultant R, और ये याद रखना ये resultant R किसका है, मैं लिख देता हूँ. R bar is resultant of F1 bar plus F2 bar. Good. F1, F2 are perpendicular, resultant is along the diagonal. आगे बोला है the particle remains stationary. पार्टिकल स्टेशनरी कब रहेगा? जब F1 और F2 का रिजल्टेंट मतलब R बार और जो तीसरा फोर्स है, तीसरा फोर्स कौन सा है? F. अच्छा ओके, थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर दिया मैंने, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ. क्वेश्चन में बोला है F2 एंड F3 आर परपेंडिकुलर, कोई बात नहीं, तो इसको F3 मान लेंगे और ये इसको बोल देंगे F2. तो परपेंडिकुलर कौन कौन है? F2 और F3. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. तो F2 और F3 का रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है? डायगोनल के, इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल. और पार्टिकल इज स्टेशनरी. हमने अभी तक F1 की बात नहीं की. रिमेंबर, वेक्टर्स का बेसिक्स अच्छे से होना चाहिए. F2 और F3 का रिजल्टेंट मतलब ये कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होता, उस ऑब्जेक्ट पे अगर F2 और F3 फोर्स लग रहे होते, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इट शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ R. पर क्या बोला है? पार्टिकल इज स्टेशनरी. स्टेशनरी पार्टिकल मतलब F1 R को बैलेंस करेगा, मतलब ये आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब F1 विल बी ओवर. क्लियर? इज दिस क्लियर? इट इज जस्ट लाइक एक यू आर पुशिंग व्हीकल फ्रॉम वन साइड. आप एक साइड से गाड़ी को धक्का दे रहे हो, किसी ने दूसरे साइड से सेम अमाउंट से अगर पुश कर दिया तो व्हीकल विल नॉट मूव. तो F2 और F3 का रिजल्टेंट R ये पार्टिकल को R के डायरेक्शन में ले जा रहा था और F1 ने बैलेंस कर दिया. गुड. अगर अब F1 रिमूव कर देते हो, इफ यू रिमूव F1, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है, नाउ इफ F1 इज रिमूव्ड, so let's remove F1. And it is simple thing. If F1 is removed, where will the particle move? Along R. So if F1 is removed, system is no more stationary. Particle is no more stationary. If F1 is removed, net force मतलब resultant force is R. Correct? लेकिन यहां से R का मैग्नीट्यूड क्या था? F1 का मैग्नीट्यूड. और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हो? नेट फोर्स अपॉन मास. नेट फोर्स क्या है? R. लेकिन R क्या है? F1. तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, F1 बाय A. गुड, ऑप्शन नंबर A. So next question. Now I told you, whenever you see this 2019, it means it was either asked in JEE or NEET. Fine. Particle of mass m is moving in a straight line with momentum p. So let us take a particle which is moving along straight line and the initial momentum of this is p. So p initial is p.
Starting at time t equal to 0, a force F equal to kT acts in the same direction of the moving particle during time interval capital T, so that the momentum changes from p to 3p. मतलब ऐसा है कि जिस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा था उसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा दिया, एंड द फोर्स इज गिवन बाय kT, F इक्वल टू kT, और जब फोर्स को लगाया तब हमने टाइम मान लिया इनिशियल, t इक्वल टू 0 पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट? मतलब डेफिनेटली वेलोसिटी बढ़ेगा। ऑब्वियसली अगर पहले वो v स्पीड के साथ जा रहा था, आपने पीछे से उसको सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा के, तो स्पीड बढ़ेगा, तो इट विल बी ग्रेटर देन v नाउ, तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, मोमेंटम विल बी ग्रेटर देन p, और उन्होंने बोला है फाइनल मोमेंटम कितना 3p, तो फाइनल मोमेंटम इज 3p, और द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज फॉर टाइम ड्यूरेशन कैपिटल T। आपको पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल T, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल T ऐसा पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब जब बात चेंज इन मोमेंटम की हो और जब जब फोर्स अप्लाई किया हो, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास, तो फोर्स इज dp बाय dt, बराबर। तो अब आप लिख सकते हो फोर्स F इंटू dt इक्वल टू dp, बट फोर्स इज नथिंग बट क्या दिया है आपको, फोर्स kT, तो देयरफॉर kT dt इक्वल टू dp, बट व्हाट इज dp? dp इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो kT dt इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल, राइट? तो ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली, इफ यू वांट, kT dt इक्वल टू 3p माइनस p, दैट इज 2p। गुड। अब what will you do after this? क्योंकि ये this is a problem, तो एक काम करना, ऐसा डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट मत करना। क्यों नहीं करना? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज टाइम डिपेंडेंट। तो मैंने आपको बताया था जब फोर्स टाइम डिपेंडेंट हो या फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट हो तो डायरेक्टली नहीं सब्स्टिट्यूट करते, क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यू शुड नो दिस। तो इंटीग्रेशन एफ डी टी, इंटीग्रेशन dp, करेक्ट। अब यू नीड टू नो वन मोर थिंग, इन दिस केस फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम 0 टू टाइम इंटरवल कैपिटल T, मोमेंटम में चेंज जो है वो है p से 3p, राइट? तो नाउ यू कैन से व्हाट फोर्स इज kT, तो kT dt कहां से, 0 से कैपिटल T तक, और ये तो सिंपल है, इंटीग्रेशन dp इज जस्ट p टू 3p, तो हियर यू विल गेट k को कांस्टेंट रख दिया, t dt इज t स्क्वायर बाय 2, 0 टू कैपिटल T, और ये 3p माइनस p, 3p माइनस p इज 2p। इसके आगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है, वी विल सॉल्व दिस नाउ। तो व्हाट वी विल डू हियर इज, अब आपको पता है यहाँ पे आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो k बाई 2 अपर लिमिट इज t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट इज 0 इक्वल टू 3p माइनस p इज 2p आएगा ना, यस। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट kt स्क्वायर इक्वल टू 4p, मतलब t स्क्वायर इक्वल टू 4p बाय k, 4p बाय k, 4p बाय k, therefore t इक्वल टू 4 का रूट इज 2 और p बाय k, 2 अंडर रूट ऑफ p बाय k, 2 अंडर रूट ऑफ p बाय k, ऑप्शन नंबर सी। If 10 power 22 gas molecules, each of mass 10 power minus 26 kilogram, collide with a surface elastically per second over an area 1 meter square with a speed of 10 power 4 meter per second, the pressure exerted by the gas molecules will be of the order। तो हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ये सब याद होना चाहिए, एंड ऑल्सो यू नीड टू वॉच आउट फॉर सम वर्ड्स। क्या बोला है, 10 पावर 22 गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल नहीं है, 10 पावर 22 है, हर एक का मास दिया है, ठीक है। कोलाइड विथ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इट, सो लेट अस टेक दिस एज द सरफेस, द मॉलिक्यूल्स विल कम लाइक दिस, दे आर
कोलाइडिंग परपेंडिकुलर, और आगे बोला है इलास्टिकली। इलास्टिकली मतलब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ओनली थिंग इज वेलोसिटी विल चेंज इट्स रिवर्स इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको मैंने ये भी बताया था कि जब वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो मतलब पहले प्लस v था अब माइनस v है। पहले इनिशियल वेलोसिटी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी u was let us say plus v, क्योंकि पॉजिटिव x में जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी विल बी माइनस v, तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इज माइनस v, इनिशियल इज v, तो माइनस 2v। ये है वेक्टर फॉर्म। अगर आपको मैग्नीट्यूड देखना है तो ये आ जाएगा जस्ट 2v, तो याद रखना दिस इज वेक्टर फॉर्म। गुड, तो ये याद रखना। तो अब यू नो अगली बार से whenever elastic collision is there and if the particle is coming back in the same direction, तो उस केस में change in velocity is 2v। फाइन। अब क्यों चाहिए? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी मिल गया तो चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, सिंपल। तो चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। चेंज इन मोमेंटम होगा ऑफ कोर्स मोमेंटम का चेंज मतलब मास इनटू वेलोसिटी का चेंज। मास तो चेंज होता है नहीं, तो m आएगा बाहर, ये आएगा dv। ये आ गया आपका m dv, बट dv कितना है 2v, तो ये आ गया 2mv। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। ईच पार्टिकल याद रखना, दिस इज change in momentum of each particle, change in momentum per molecule, क्योंकि molecule है तो molecule per molecule। तो total change in momentum कितना होगा multiplied by number of molecule। तो total change in momentum is equal to n, which is number of molecules, into change in the momentum of each, which is n into 2mv, right? तो ये आ गया आपके पास टोटल चेंज इन मोमेंटम। अब हम सब क्यों कर रहे हैं? हमको क्या फाइंड करना है? प्रेशर एक्सर्टेड। बट इफ यू रिमेंबर, प्रेशर एक्सर्टेड इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज dp बाय dt, और ऊपर से यहाँ पे पर सेकेंड बोला है। पर सेकेंड मतलब टाइम इज 1, तो dt इज 1, तो ये आ जाएगा 2mv इंटू n अपॉन एरिया, और ये आ जाएगा आपका 1। तो आपको मिल गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपके पास therefore total pressure is 2, mass of each was 10 power minus 26, speed of each was 10 power 4, number was 10 power 22, area was 111। हो गया सॉल्व। ये 26, ये प्लस 26 माइनस 26 गए तो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 2 पास्कल का होगा आपके पास प्रेशर। है क्या ऑप्शन नंबर डी में? नेक्स्ट क्वेश्चन, an explosion blows a rock into 3 parts. 2 parts go off at right angles to each other. Good. These two are 1 kilogram first part moving with velocity of 12 meter per second. Second 2 kg 2 kilogram second part moving with a speed of velocity of 8 meter per second. The third part flies off with a velocity of 4 meter per second. This mass, its mass would be, तो मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताया है इफ यू रिमेंबर, और आज हमने स्टार्ट भी वहीं से किया था। अगर 2 पार्ट्स परपेंडिकुलरली जा रहे हैं तो तीसरा जो है वो अलोंग द डायगोनल ही होगा, और हमने पहले भी सॉल्व किया है। अगर ये पहला पार्ट है तो पहले पार्ट का वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, तो पहले पार्ट के मोमेंटम का भी डायरेक्शन यही है, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। दूसरा पार्ट, अगर दूसरा पार्ट यहाँ पे है लेट अस से P2, दूसरे पार्ट का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट which is m2v2, ये m1v1 था and then you have m2v2, right? If these two are perpendicular, तो तीसरा जो पार्ट होगा वो हमेशा along the diagonal ही आएगा,
either here or here, but anyways अभी तुमने देखा यहाँ भी हुआ, even if it is here, it is basically magnitude wise same. तो magnitude wise same आएगा, तो ये आ जाएगा P3 which is M3V3. मैं थोड़े शॉर्टकट्स यूज करूंगा बिकॉज हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किया है. P3 is diagonal, मतलब हाइपोटेन्यूज ऑफ P1 एंड P2, राइट. तो ये आएगा डायगोनल मतलब हाइपोटेन्यूज. मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर बता देता हूँ. लेट मी जस्ट शो इट इन अ प्रॉपर वे. तो P3 is actually like a hypotenuse of right angle triangle. तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज है मतलब रिजल्टेंट है दोनों का. रिजल्टेंट किसका? P1 और P2 का. तो P3 स्क्वायर इज P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर. तो P3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर. P3 इज M3V3, P1 इज M1V1 और P2 इज M2V2. इसका आएगा स्क्वायर. नाउ ऑफ कोर्स ये M1V1 M1 कितना दिया है आपको? 1, और V1 कितना दिया है? 12. तो ये आ जाएगा 1 into 12 दैट इज 12. और M2V2 2 और 8, 2 into 8 इज 16. तो ये आ जाएगा 16. और मैंने कल ही बताया था यहाँ पे 12 स्क्वायर और ये 16 स्क्वायर. 12 स्क्वायर 1 256, 400 का रूट है 20. और M3V3 आपको फाइंड क्या करना है? M3. तो M3V3 अगर ये 20 है तो M3 ये 20/V3 है. 20/V3, V3 कितना है? 4 मतलब ये आएगा 5. तो 5 kg आपके पास आना चाहिए M3. तो M3 should be 5 kilogram, which is option number A. Next question. A rigid ball of mass M strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed, मतलब elastic collision वापिस से. As shown in figure below, the value of impulse imparted by the wall. आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऐसे केसेस में जो चेंज नहीं होता वो चेंज नहीं होता. Do you remember what is the change in momentum? नहीं, तो change in velocity -2u cos theta. मतलब बेसिकली होता क्या है? दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है. किसका कंपोनेंट है? वेलोसिटी का कंपोनेंट है. ये कौन सा कंपोनेंट है? ये 60 है तो ये भी 60 है. तो ये आ जाएगा v cos 60, ये आ जाएगा v sin 60. और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा आ जाएगा. तो इफ यू सी, अब इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लोगे तो ये 60 तो ये भी 60 डिग्री होगा. ये 60 होगा तो ये v cos 60 होगा, ये v sin 60 होगा. इसका मतलब वेलोसिटी का जब चेंज फाइंड करोगे तो बेसिकली चेंज तो हुआ ही सिर्फ कॉस में है. और मैं अभी कब से बता रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने बताया जब डायरेक्शन एग्जैक्टली रिवर्स हो तो चेंज होता है 2 टाइम्स. यहाँ पे v cos 60 डायरेक्टली रिवर्स हुआ तो चेंज होगा 2v cos 60. साइन कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं है. जब चेंज नहीं है तो फिर फाइनल माइनस नीचे 0. अब ये याद होना चाहिए, हमने कम से कम 8 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए इसके. cos 60 इज हाफ, तो इस केस में आएगा डायरेक्टली v. तो चेंज इज जस्ट v. गुड. अब आपको पूछा है इम्पल्स इम्पार्टेड. आपको पता ही है इम्पल्स मतलब j और वो मतलब dp मतलब चेंज इन मोमेंटम का चेंज मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मतलब m बाहर क्योंकि कांस्टेंट है dv, लेकिन dv कितना है? v है. तो m into v, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
2019, a particle moving with velocity v bar is acted by the three forces shown by vector triangle PQR. The velocity of the particle will be, oh okay, joke. Do you know अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है तो पहला फोर्स P बार एक्ट हो रहा है, फिर Q बार एक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे ये QR बार एक्ट हो रहा है। तो ऐसा जब हो, मतलब जब कॉन्करेंट, यू नो व्हाट इज कॉन्करेंट? फोर्सेस विच ईदर स्टार्ट एट द सेम पॉइंट और एंड एट द सेम पॉइंट, ऐसे जब फोर्सेस हो तो रिजल्टेंट इज जीरो। अब ये कैसे जीरो? और बेसिकली जब ट्राइंगल बने तो पक्का जीरो। अब कैसे जीरो? ऑफ कोर्स अगर मैं मान लो, क्योंकि आपको पता है कि यू ऑलरेडी नो कि आप फोर्सेस को, मतलब वेक्टर्स को कहीं पे भी मूव कर सकते हो ना? यू नो इट्स गुड, यू नो एंड यू शुड नो। तो इसको तो मैं मूव करूंगा नहीं, ये तो जहां है उसको वैसे रख दूंगा मैं। तो लेट अस से इट इज P बार, राइट? P। बट वेट अ मिनट, ये जो Q की लाइन है, दिस लाइन Q, ओके, इसको मैं उठा के यहां पे रख सकता हूं पैरेलल टू इटसेल्फ। आप कर सकते हो, तो यू कैन डू दिस, यू कैन कीप इट ओवर हियर पैरेलल। और क्योंकि ट्राइंगल है, याद रखना ये ट्राइंगल है, तो ये Q वेक्टर है। सिमिलरली R वेक्टर ऐसा है, मैं इसकी जगह पे एक काम करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, कर सकता हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्शन भी चेंज नहीं की, मैंने मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसको, राइट? तो जब ऐसा केस हो तो यहाँ पे नेट फोर्स हो जाता है जीरो। और ये अभी अभी हमने देखा, यू सी, यही तो केस था, एग्जैक्टली द सेम था। तो नेट फोर्स जीरो। जब नेट फोर्स ही जीरो हो तो एफ नेट जब जीरो हो तो अब बेसिकली आपको पूछा है वेलोसिटी का क्या होगा। एफ नेट जीरो मतलब मास इंटू ए जीरो। जब मास तो जीरो होता नहीं, फिर कौन जीरो होगा? ए जीरो मतलब डीवी बाई डी टी जीरो। डेरिवेटिव किसका जीरो होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी का, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर टी। A person is standing in an elevator, in which situation he finds his weight less than actual weight. मैंने आपको बताया था, अगर आपको टेम्पररीली खुश होना है कि वेट कम हो गया तो go into elevator when object is coming down, mg minus ma, तो your apparent weight will be less than less, मतलब the elevator must move down with some acceleration। तो मूविंग डाउन होना चाहिए सबसे पहले। तो मूविंग डाउन का केस जो है वो है बी एंड डी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं पाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो देन देयर इज नो चेंज, मतलब अपरेंट विल बी इक्वल टू एक्चुअल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन is standing at a spring platform, okay, reading of spring balance is 60 kgWt, मतलब 60 किलोग्राम वेट है उसका। if man jumps outside platform then reading of spring balance will be equal to, तो ऐसा है, if you know, maybe some of you do swimming, हो सकता है करते हो, तो अगर स्विमिंग करते हो तो sometimes when you go into competition what you do is आपको वो एक हाइट से जंप मारने के लिए बोलते हैं, right? तो you go to a height and then that is a platform, it is like a spring platform, okay? तो ये spring platform पे basically the person is standing, तो person is standing on spring platform और इसका जो weight है वो है 60 kgWt। अब आगे बोला है if the man jumps, remember this, अगर मैन जंप करेगा तो क्या होगा पहले समझ लो। मैन जब जंप करेगा, जब तुम जंप करते हो तो पहले तुम नीचे प्रेस करते हो, इसका मतलब पहले क्योंकि इसके नीचे मशीन लगा हुआ है वेट बैलेंस,
तो when the man jumps initially he pushes the platform down. pushes the platform down मतलब अभी ये जो मीटर का रीडिंग होगा, इस केस में मीटर का रीडिंग था 60, राइट? मतलब वेट वाज इक्वल टू 60. इस केस में वेट विल बी ग्रेटर देन 60, राइट? करते ना आप भी, आपका दोस्त खड़ा है तो पीछे से पॉ लगाते हो. तो दैट इज द सिचुएशन, ये खुद ही उसको प्रेस कर रहा है. then what will happen later on is when the man jumps, when the process of jumping is complete. अब ये मत पूछना कहाँ गया. when the process of jumping is complete, so then in that case weight will become 0. किसका weight? spring. तो पहले बढ़ेगा फिर 0 हो जाएगा. first increases and then decreases to 0. Next question. In the figure given below, the position time graph of a particle of mass 0.1 kilogram is shown. The impulse at t equal to 2 second is. Impulse at t equal to 2 second. Position time graph आपको दिया है. And you're supposed to find out impulse. Impulse is f into dt या तो फिर change in momentum. तो आपको पता है impulse j is nothing but change in momentum. Change in momentum is final momentum minus initial momentum. और मैंने आपको पहले ही बताया था that is mass into final velocity minus info. तो at t equal to 2 बोला है आपको. At t equal to 2, you see, at t equal to 2 second. Of course, at t equal to 2 second velocity is final. Velocity कैसे find करते हो? Distance upon time. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब v मिल जाएगा आपको. यहाँ पे v मिल जाएगा आपको. डिस्टेंस इज 4 अपॉन टाइम इज 2 मतलब 2. इनिशियल मतलब ये, इनिशियल मतलब 0. और मास कितना? मास कितना? 0.1. और ये आ गया 2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ऐसा आना चाहिए. ए, ऑप्शन नंबर ए. Next question. Okay, good one. The pulleys and strings shown in the figure are smooth. So you have pulleys and string which are smooth, which are shown in the figure are smooth. तो smooth है मतलब friction नहीं है. Okay. And of negligible mass. तो pulley का और string का mass negligible है. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be equal to how much? So very good. So how will you solve this question? It's a simple task. It's actually simple task. तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? First of all, पूरा का पूरा string same है. String same है तो tension same है. तो ये आ जाएगा tension इस तरफ T और tension T. क्योंकि ये tension T है तो यहाँ पे भी tension T है, और ये tension T है तो ये T equal to mg है. क्लियर यहां तक? फाइन. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. इट इज सिंपल थिंग, एक्सट्रीमली सिंपल. अब आपको ये समझना है कि ये जो टेंशन T है इसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे. जो टेंशन T है इसका एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे जो होगा आपका T sin थीटा, और एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे T cos थीटा. फाइन, गुड. तो दिस इज T sin थीटा एंड दिस इज T cos theta. Similarly on the other side यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि देखो अब ऐसा है, ये थीटा तो ये भी थीटा है, इक्विलिब्रियम है ना. हाँ, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये एंगल भी थीटा ही बनने वाला है. तो ये आ जाएगा T sin थीटा और ऊपर की डायरेक्शन में होगा T cos थीटा. और आप बोलोगे कि T sin थीटा विल कैंसल आउट, तो T cos थीटा, T sin कैंसल हो गया. और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे √2m है. तो नीचे यहाँ पे जो टेंशन आएगा, यहाँ पे जो फोर्स आएगा, नॉट टेंशन, यहाँ नीचे जो फोर्स आएगा, दिस फोर्स ओवर हियर, दिस इज √2mg, है ना, क्योंकि मास इनटू g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट इज दिस. तो ये आ गया आपके पास √2mg. तो अब लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर फिगर, तो व्हाट डू यू सी कि ऊपर एक T cos थीटा है,
तो ऊपर की तरफ आपके पास टी कॉस थीटा है एक, और एक है टी कॉस थीटा, मतलब ऊपर इन टोटल आपके पास है 2t cos थीटा, राइट। तो व्हाट यू विल हैव इज 2t cos थीटा विच इज अप, 2t cos थीटा ऊपर है, और नीचे क्या है, नीचे है √2mg। इसका मतलब 2t cos थीटा ने किसको बैलेंस किया, √2g। और यहां से आप देख रहे हो t इक्वल टू mg है, तो 2mg cos थीटा इक्वल टू √2mg, mg कैंसल, ये भी यहाँ पे cos थीटा विल बी √2/2, मतलब 1/√2, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर सी। Okay, so that is the end of Newton's laws of motion. So we'll stop at this question.